अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो चलिए जी, आज हमने बात करनी थी फर्दर थर्ड पार्ट है। ये पिछले दो लेक्चर से हम डिस्कस कर रहे थे रेडियस ऑफ इवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को, और आज जो है वो हम थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसकी फाइनल फॉर्म जो है वो क्या थी और किस तरह से होगी। तो लेट्स यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि हमने क्या किया था। हमने बेसिकली बी स्क्वायर की वैल्यू पुट की थी। अच्छा, जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अब जो आपको तब तक इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जब तक आप हमारी प्रीवियस जो दो लेक्चर्स हैं इस टॉपिक पे उनको नहीं सुनेंगे, उनको नहीं देखेंगे। सो इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक भी दिया जा रहा है। आप उन दोनों लेक्चर्स को देखिए, नोट कीजिए, अच्छी तरह से समझिए, उसके बाद आपको इस थर्ड लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग होगी। चलें जी, मूव करते हैं। वो जिन बच्चों ने वो प्रीवियस लेक्चर नोट कर लिए हैं, देख लिए हैं, तो जल्दी से बेटा अपना फोकस यहाँ पे करें। देखें कि जब हमने वैल्यू पुट की थी आर स्क्वायर की, सो ये सॉरी बी स्क्वायर की, तो ये बी स्क्वायर की जब हमने वैल्यू पुट की वो वैल्यू इस तरह से आई। हमने एक मैथमेटिकल रूल है हमारे पास में जो नीचे इस तरह से डिनोमिनेटर के अंदर भी फर्दर डिनोमिनेटर आ जाता है, तो वो आके क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये मल्टीप्लीकेशन के बाद यहाँ पे कुछ सिमिलर चीजें थी वो कैंसिल आउट होगी, उसके बाद हमारे पास ये फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पे तो वन रह गया ना, कुछ भी नहीं है मतलब, और यहाँ पे जो है वो जस्ट आर स्क्वायर नहीं बल्कि आर आ गया। अब हमने क्या करना है, ये आर यहाँ पर रहेगा, ठीक है, और बाकी सारे फैक्टर्स को उठा के हम इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आएंगे। चलिए जी, इक्वेशन को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी लेट्स सपोज कि यहाँ पे वन है, ठीक है, आप इससे कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे वन है। अब ये जो फैक्टर है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये इधर डिवाइड हो रहा है के साथ, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एन स्क्वायर, ठीक है, इसके अलावा एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे आर के साथ जी ई स्क्वायर एम क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इधर इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आर, जस्ट पीछे रह गया। अब आप वन के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय जी ई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो है एक इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, यहाँ तक इक्वेशन सबके लिए सेम, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि आप स्पेसिफिकली बात करें, ठीक है, कि फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, यानी बोहर ने जो रेफरेंस इस्तेमाल किया था, जो बेसिकली इक्वेशन डिराइव की थी, वो हाइड्रोजन एटम के लिए इस्तेमाल की। तो आप किसी भी एटम के लिए इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का रेडियस फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। बट डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है जी बच्चों जी की वैल्यू, ठीक है। जी क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो अगर आप जस्ट हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के केस में जी की वैल्यू क्या है, वन है। इसका मतलब ये है कि ये सिंपलेस्ट इक्वेशन हो सकती है किसके केस में, जस्ट इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोहर ने भी हाइड्रोजन के लिए किया, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए डिराइव करेंगे। अगर आप लेट सपोज कि आप हीलियम के लिए करना चाहते हैं, आप ऑक्सीजन नाइट्रोजन किसी के लिए करना चाहते हैं, तो आप जी की जगह पर उस गैस, उस एलिमेंट, उस मेटल, उस नॉन मेटल, जो भी आप जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर इस्तेमाल करेंगे। देन वो स्पेसिफिकली आपको उसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर रेडियस की वैल्यूज जो है वो आपको कैलकुलेशन के बाद आप हासिल कर सकते हैं, आपको वैल्यूज मिलेगी। अब यहाँ पे हमने चूंकि हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेसिफिक किया जिसका एटॉमिक नंबर वन है, जब एटॉमिक नंबर वन पुट करते हैं और हमने क्या एक काम करना है, हमने जितने कांस्टेंट फैक्टर्स है ना उनको सेपरेट कर देना है। रेडियस दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सारे के सारे कांस्टेंट है। एच स्क्वायर आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ स्पेस एक कांस्टेंट है। जी अगर आपने हाइड्रोजन के लिए स्पेसिफिक कर दिया तो आप जी ना लिखिए, लेट्स सपोज वन है तो वन के बाद वो फैक्टर सेम रहेगा। लेकिन चलिए जी, हम अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं फिर भी हम वन लिख लेंगे, ठीक है, और एम ये चीज आ जाएगी। अब देखिए बहुत आसान हो गया है आपके लिए कैलकुलेशंस करना। कैसे आसान हो गया, आसान इसलिए हो गया है बच्चों के, यहाँ पे देखिए एन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ शेल, यानी शेल का कौन सा नंबर है। अगर आप पहले शेल का रेडियस निकालना चाहते हैं, एन की वैल्यू पे आ जाएगा वन का स्क्वायर। आप सेकंड का निकालना चाहते हैं, इसकी वैल्यू पे आ जाएगा टू का स्क्वायर। आप थर्ड का निकालना चाहते हैं, इसकी वैल्यू पे आ जाएगा थर्ड का स्क्वायर। बाकी ये फैक्टर आप क्या करेंगे, क्या आप बार बार इसको कैलकुलेट करेंगे, तो क्या ये आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा। यस, आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए आपके आसानी के लिए क्या किया गया, इन तमाम फैक्टर्स की वैल्यूज को पुट करके, जैसे लेट्स सपोज
कि एच प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 × 10⁻³ जूल सेकंड इसकी वैल्यू है। लेट्स सपोज जो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ स्पेस दैट इज 8.84 × 10⁻12 कॉलम स्क्वायर पर जूल, ठीक है, पर मीटर है इसकी वैल्यू। g1 है चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन 1.6 वालेमन × 10⁻19 कॉलम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 है किलोग्राम। तो ये सारे के सारे वैल्यूज आप पढ़ के आ चुके हैं। तो हमने क्या किया, इन तमाम वैल्यूज को एक ही दफा में पुटअप किया, ठीक है, और इसके कैलकुलेशन की। उस कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो बड़ा सिंपल और बड़ा मजे का आंसर था। वो क्या था जी कि 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब ये जो वैल्यू आई है बहुत अच्छी वैल्यू है, ठीक है। हम इसको मजीद सिंपल कर सकते हैं कि हमारे पास एंगस्ट्रॉन होता है लेंथ का यूनिट। आपने बायो के अंदर डीएनए और आरएनए की लेंथ की जब बात की होगी तो आपने इस यूनिट के बारे में देखा होगा कि एंगस्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। आपकी पार भी खत्म हो जाएगी, ये आसानी होगी कि आपकी पार भी खत्म होगी और इन तमाम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आपके पास क्या होगी 0.529 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ गई। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कहा जाए कि आप हाइड्रोजन एटम का जो है वो इलेक्ट्रॉन का रेडियस फाइंड आउट करें पहले शेल के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आपने इन तमाम कॉन्स्टेंट्स की जगह पे ये वैल्यू लिखी। इसका मतलब है कि फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई कि आर दैट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन इनटू एन स्क्वायर। तो आपको कहा जाता है थर्ड शेल के अंदर फाइंड आउट करें। आप एन की जगह पे थर्ड लगाएंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास बचो उस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। दैट इज सो सिंपल। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज जस्ट ओनली फॉर द हाइड्रोजन एटम। अगर आपको किसी और एटम का कहा जाता है तो आप उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे पुट करेंगे, उसके मुताबिक आपकी कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट निकलेगी। आपने एक ही कांस्टेंट तमाम एलिमेंट्स के साथ नहीं लेके चलना, इस बात को माइंड में रखिएगा। ये एमडी कैट वगैरह में इससे रेलिवेंट चीजें इस तरह से हो सकती हैं जो कि स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सकती हैं और किया जाता है, ठीक है। चले जी, अब हम देखते हैं। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू भी आ गई, रेडियस आ चुका है, ठीक है। अब हमने कुछ एप्लीकेशंस करनी है। एप्लीकेशंस का मतलब ये है कि जिसमें आपको बार बार कह रही हूँ कि आप जिस ऑर्बिटल का रेडियस फाइंड आउट करना है तो आप कर सकते हैं। तो हमने क्या किया भी है, ये हम कैसे करेंगे तो ये चीज मैं आपको बताती हूँ। लेट्स सपोज यू वांट टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास एन की वैल्यू 1 होगी। अब देखिए आपने आर की वैल्यू की इक्वेशन लिखी 0 पॉइंट, आप सबसे पहले एन लिखनी आसानी रहेगी, एन का स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। अब लाइन जैसा भी लिखा गया इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। अब हमने पहले शेल के लिए करना है, दैट मींस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529। अब मैं यूनिट बार बार नहीं लिखूंगी, मेरे पास आंसर जस्ट क्या आया 0.529 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि आप सेकंड शेल के लिए इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई कि एन की जगह पे आपने क्या लिखा बेटा 2 लिखा, 2 का स्क्वायर इंटू 10 सॉरी 0.529 एंगस्ट्रॉन, और ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी जी 2.11 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। 2.11 एंगस्ट्रॉन। अब इसके साथ भी एंगस्ट्रॉन। इसी तरह से आप थर्ड की करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपके पास लेट्स सपोज कि जो एन की वैल्यू है एन दैट इज इक्वल टू 3, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी थर्ड इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 दैट इज इक्वल टू, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर में कर लीजिएगा, 4.75 एंगस्ट्रॉन आ जाता है, 4.75 एंगस्ट्रॉन। तो बच्चों इसी तरह से कंटिन्यूसली आप जो है वो सो ऑन वैल्यू कर सकते हैं कैलकुलेट। तो ये बड़ी आसानी होगी जी आपके लिए, ठीक है। अगर आपने हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का, चाहे वो इंफिनिटी पे है चाहे वो किसी भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर, ये सपोज्ड है ना, एक्चुअल में कितना बड़ा एटम नहीं होगा हाइड्रोजन का, इसके लिए तो एक ही शेल कंसिडर किया जाता है, बट हम कंफर्म नहीं करते ना कि एक ही है। वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन में बी एनीवेयर, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट तरह के जो है वो लॉज हैं। तो उसके बाद एक पॉइंट आपने जो है वो डिस्कस करना है। देखिए मैं एक पिक्चर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। इस पिक्चर से आपको काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा। पिक्चर जो है वो पीछे ड्रॉ नहीं हुई, बट क्योंकि मेरा
वो डिस्टेंस ज्यादा हो गया, ठीक है। मैं पिक्चर जो है उसको वाइट करना चाह रही हूँ, दैट्स व्हाई। तो देखिए बस यहाँ से मैं आपको एक चीज समझाना चाह रही हूँ कि जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नजदीक है उनके दरमियान जो गैप है, जो फासला है वो कम है, और जो न्यूक्लियस से दूर है उनके दरमियान जो गैप है वो फासला ज्यादा है। इसी तरह अगर ज्यादा दूर होते जाएंगे तो उनका आपस का जो गैप है, आपस का जो डिस्टेंस है, जो फासला है, वो भी क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। अगर आप किसी भी दो शेल का डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस का मतलब ये है कि लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दैट डिफरेंस ऑफ R3 माइनस R2, तो इन दोनों शेल का डिफरेंस आ जाएगा R2 और R1 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 4 कर लें तो वो थोड़ा नंबर ऑफ जो है वो सीक्वेंसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से लेट्स सपोज कि R4 एंड R3, R3 एंड R2 एंड R2 एंड R1। तो आप अगर हाई टू लोअर इनके डिस्टेंस लेते हैं तो हम कहते हैं कि इनका ये जो हायर शेल्स है इनका दरमियानी फासला ज्यादा होता है, फिर इसका फासला ज्यादा होगा इन दोनों के दरमियान। तो ये मैंने आपको पिक्चर में भी शो करवा दिया है कि इनका फासला आपस में कम है, इनका कम है, इनका ज्यादा, इनका ज्यादा है। कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं तो जो इंटर ऑर्बिटल डिस्टेंस होता है, जो दो शेल्स के दरमियान फासला होता है, वो क्या करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। इस वीडियो के एंड पे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलोज के साथ शेयर करें, और लाइक करें, कमेंट करें, और इसको डिफरेंट टॉपिक्स जो पढ़ना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, आप मुझसे सजेस्ट कर सकते हैं। और अपनी मुस्बत राय, पॉजिटिव जो है आपका फीडबैक, वो बहुत हेल्पफुल होगा फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।